मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे विरोधी। मोदी के एक फैसले से बुरी तरह बौखलाए विरोधी। विपक्षी नहीं, रवीश कुमार को भी लग गई मिर्ची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ साथ लगता है कुछ कथित पत्रकारों ने भी जैसे एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। तभी तो सोमवार की ही तो बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। तो कोर्ट के इस फैसले से मोदी विरोधियों में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि चलो बैठे बिठाए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ बोलने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। यहां तक कि विपक्षी नेताओं के साथ साथ कुछ पत्रकारों में भी जबरदस्त खुशी देखी गई। तो वहीं शाम होते होते मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे खुशी से उछल रहे मोदी विरोधियों के बीच जैसे मातम पसर गया। दरअसल चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस मानो बल्लियां उछाल रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही मातम में बदल गई जब शाम होते होते मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना जारी करते हुए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मोदी सरकार के इस एक फैसले से विरोधियों से लेकर पत्रकारों तक में खलबली मच गई। कोई कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड की खबरें दबाने के लिए फैसला लिया गया, तो कोई कह रहा है कि चुनाव के समय ये फैसला क्यों लिया गया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ही एक ट्वीट में कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में या इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को विदेश में सीएए लागू होने से बड़ी तकलीफ हो रही है, इसीलिए उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। अब विपक्ष की ये तकलीफ तो समझ में आती है क्योंकि उसे तो चुनाव लड़ना है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता का झंडा उठाकर घूमने वाले पत्रकार रवीश कुमार को भी मोदी सरकार के इस फैसले से बड़ी तकलीफ हो रही है। इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में रवीश कुमार लिखते हैं, क्या कोई नई और बड़ी हेडलाइन आ रही है ताकि शाम को चैनलों और सुबह अखबारों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुटनोट बन जाए। वैसे भी गोदी मीडिया इस फैसले को जनता तक पहुंचने नहीं देगा, तो नई हेडलाइन की क्या जरूरत है। कौन सा गोदी मीडिया का एंकर इस पर तहकीकात करने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को एक और आदेश देना पड़ जाए कि हमारी खबर कहां है, पहले पन्ने पर क्यों नहीं है। रवीश कुमार का यह ट्वीट उस वक्त आया जब यह खबर आ रही है कि पीएम मोदी देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। हालांकि मोदी ने देश को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन हाँ, शाम होते होते सीएए नोटिफिकेशन जरूर जारी कर दिया गया, जो रवीश कुमार के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं था। इसीलिए उन्होंने दूसरे ट्वीट में अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, 5 साल तक गोदी मीडिया खामोश था, ये सिर्फ गोदी मीडिया को खुराक देने के लिए किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी खबर से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग भावुक और बेचैन हो जाएं। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों में ललकारने का जोश पैदा हो जाए। 400 सीट आ ही गई तो फिर भावुकता का सहारा क्यों, चंदे की चोरी पर पर्दा क्यों। रवीश कुमार की भड़ास देखकर फिल्म मसान वाले उस डायलॉग की याद आ रही है, साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे। वैसे रवीश कुमार का ये दुख खत्म कब होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है उसे देखकर तो लगता है कि वाकई
तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के साथ आने वाली है और ये बात खुद पीएम मोदी डंके की चोट पर हर जगह बोल रहे हैं। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। पीएम मोदी की यह दहाड़ बता रही है कि उन्हें देश की जनता पर भरोसा है कि इस बार एनडीए 400 पार सीटें हासिल कर लेगी। तो वहीं विपक्ष के साथ साथ रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी मोदी को यह लक्ष्य हासिल करने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तभी तो जैसे ही मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया, विरोधियों में भगदड़ मच गई। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार मोदी सरकार 300 पार सीटें हासिल करेगी या फिर विपक्ष सत्ता में लौटेगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहां पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और न ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। हमारा पार्टी का सुप्रीमो ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया है और हमारा पार्टी इसका फुल्ली विरोध करते हैं। इस एक्ट के जरिए एक कम्युनल फीलिंग्स पूरा देश में फैलाया जा रहा है और ये एक्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके जरिए खास करके असम का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये टोटली खत्म करने का एक प्रयास है।
इस एक्ट के जरिए ये खत्म हो जाएगा। आसामीज का जो आइडेंटिटी है, आसामीज का जो अस्तित्व है, उसको खत्म हो जाएगा। इसीलिए एज ए आसामीज इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करता रहूंगा।